ये दूसरी शाम की बात है। शादा और अमरान अकबी पार्क में तन्हा थे। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर किसी और की नज़र नहीं पड़ सकती थी। इनके चारों तरफ मालती की कद-ए-आदम झाड़ियाँ थी, लेकिन ये जगह ऐसी भी नहीं थी कि देख लिए जाने पर इन्हें किसी किस्म की परेशानी होती। यहाँ सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा हौज़ बनाया गया था और इसमें कवल तैरते रहते थे। हंसों का एक जोड़ा भी रहता था जिसके पर काट दिए गए थे। बहरहाल ये जगह बड़ी पुरफसा थी, मगर मालती की खुदरो झाड़ियों ने इसके गिर्द अहाता कर रखा था, इसलिए बादियों नज़र में यह हिस्सा पार्क से गैर मुतल्लक मालूम होता था। इस हौज़ की गहराई कितनी है? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानती। क्यों? शादा बोली। काश ये इतना गहरा हो कि मैं डूब सकूं। तुम बिल्कुल गधे हो क्या? नहीं तो। बिल्कुल गधा तो पहली बार आप कह रही हैं, वरना आमतौर पर लोग बिल्कुल उल्लू कहते हैं, और वालिद साहब तो कभी कभार उल्लू का पट्ठा भी कह दिया करते थे। खैर इसे छोड़िए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुझसे मोहब्बत करेंगी या नहीं? इससे पहले भी तुम्हें किसी न किसी से मोहब्बत करने का इत्तेफाक ज़रूर हुआ होगा। शादा अपना ऊपरी होंठ बेंच कर बोली। नहीं, इमरान ने संजीदगी से कहा, कभी नहीं। पहली बार दो रूहों का वो क्या कहते हैं, मिलाप मिलाप और क्या कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहीं पढ़ा था, इस वक्त याद नहीं आ रहा। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि बाज़ लोग जुदाई की रातों में तारे गिनते गिनते अकाउंटेंट हो जाते हैं। शादा बेसाख्ता हंस पड़ी। आप मेरी लाश पर भी हंसेंगी? इमरान ने गुलूगीर आवाज़ में कहा। शादा यक बेयक संजीदा हो गई। इसकी पेशानी की वो तकब्बर आसार शिकन इस वक्त कहाँ गायब हो गई, जिसकी बिना पर बाज़ लोग इससे मुखातब होने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिर इसने सर झुकाए हुए डूबी आवाज़ से कहा, इसका अंजाम सोच लिया है? हाँ, मैंने सब कुछ सोच लिया है। शादा खामोश हो गई और इमरान बड़बड़ाता रहा। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर के अब्बा मियाँ से बचपन में कहा करते थे, बेटा इश्क करो, इश्क जलाता है और इश्क बनाता है। हालांकि मेरी डैडी ने कभी मुझे इश्क करने की नहीं कहा, लेकिन मैं अपने बच्चों से ज़रूर कहूँगा। शादा फिर इसे घूरने लगी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान इसका मजाक उड़ा रहा है या वो संजीदा है। मैं समझता हूँ कि आप क्यों घूर रही हैं। मैं कहना कुछ चाहता हूँ, निकलता कुछ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करूँ, आबशारों और सब्ज़ागारों की बातें, चाँद और सितारों की बातें, नीले वसतों के आसमान बेकरां। हाय! इमरान खामोश हो गया और फिर आस्ता से बोला, नहीं याद आता कि और क्या कहना था मुझे। बस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। खूब। शादा मुस्कराई। क्या लिख कर रटने की कोशिश की थी? इमरान ने बड़ी संजीदगी से इस बात में सर हिला दिया और फिर बोला, मेरा हाफ़्ज़ा बहुत कमज़ोर है। कहिए तो पढ़ कर सुना दूँ? जेब से एक मुरातुरा कागज़ निकाल कर ज़मीन पर फैलाने लगा। शादा हंसती हुई और करीब खिसक गई। इमरान पढ़ने लगा। नीले आसमां की बेकरां वसतों की बातें, दो मोहब्बत करने वाले दिलों से सितारे गुज़रते हैं और बीते दिनों की यादें चांदनी बनकर रूह के अजीम वीरानों में फैल जाती हैं। अच्छा आगे चलिए। ये दूसरी किताब से नकल किया था। सुबह का सुहाना वक्त था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी। यहाँ दरअसल गधे ने लिखा था कि त्यूड़े नगमा सराई कर रहे थे। लेकिन आप खुद बताइए, कितनी बेतुकी बात है। नगमा सराई के मैंने या गीत गाना? क्या कोई चिड़िया गीत गा सकती है? यानी कि मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, हरगज़ नहीं गा सकती। खुदा इस झूठे का बेड़ा गर्क करे, बोली बाली पब्लिक को उल्लू बनाता है। कौन? शादा ने हंसकर पूछा। वही मुसन्नफ़। इमरान कागज़ के मुड़े तुड़े का पुर्जे उड़ाता हुआ बोला। हाँ तो आप क्या कहती हैं? मुझसे मोहब्बत करेंगी या नहीं? आप बातें करते हैं या लठ मारते हैं? शादा झंझला कर बोली। इमरान ने एक तवील सांस ली और सर पकड़ कर बैठ गया। शादा उठकर जाने लगी। इमरान ने लपक कर इसके हाथ पकड़ लिए। मैं मर जाऊंगा, इमरान गिड़गिड़ाया। तुम बुद्धू हो। शादा हंसी से दोहरी हो गई। क्लिक, एक हल्की सी आवाज़ आई और शादा उछल कर पीछे हट गई। कोई यहाँ कोई था, वो आस्ता से बोली। होगा, इमरान ने लापरवाही से कहा। दो मोहब्बत करने वालों पर फरिश्तों का साया होता है, अल्लाह मालिक है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, शादा ने कहा और उधर ही बढ़ती चली गई जिधर से आवाज़ आई थी। इमरान भी उठा और इसके साथ साथ चलने लगा, मगर नज़दीक व दूर कोई भी नहीं था।
दाऊद साहब बहुत शकी आदमी है, शादा ने आस्था से कहा। ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो मैं इन्हें कत्ल कर दूंगा, इमरान ने इंतहाई से जीतगी से कहा। ओहो, शादा इसे गौर से देखने लगी। कैप्टन फयाज ने दाऊद के मेहमान खाने में उधम मचा रखी थी। इस वक्त इसके साथ फगारो का मैनेजर भी था। दाऊद का चेहरा गुस्से से सुर्ख नज़र आ रहा था। इसके सारे ही मेहमान इससे खफा नज़र आ रहे थे। दाऊद पहले भी अपनी पोजीशन साफ़ करने के सिलसिले में बहुत कुछ कह चुका था और अब भी वक्तन फ़क्तन बोलता जा रहा था। ये शराब का स्मगलर है, वो फगारो के मैनेजर की तरफ इशारा करके दारा। इसने इसीलिए मेरे लॉन्च हासिल करने चाहे थे, मैंने इनकार कर दिया, इस पर यह बखेरा उठाया गया है। मैं काला चोर हूँ, दाऊद साहब, फगारो के मैनेजर ने कहा, लेकिन इसे साबित किए बगैर मुझे फांसी नहीं हो सकती। मैंने कप्तान साहब को वही बताया जो मुझे करार से मालूम हुआ था। एक मैं ही नहीं, करार साहब ने अपने एक मुलाजम से भी तज़किरा किया था। तो फिर बताओ ना, वो कौन है? दाऊद घबराया। बताओ मेरे मेहमानों में से कौन है जिसका हाथ करार के कत्ल में हो सकता है? ये मैं नहीं जानता, मुझे जितना इल्म था मैंने कप्तान साहब को इससे आगाह कर दिया। फगारो के मैनेजर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। आप लोग बराए करम खामोश रहें, फयाज ने हाथ उठाकर कहा। फर्दन फर्दन वो सारे मेहमानों से सवालात कर रहा था। करार का कातिल मैं हूँ, अचानक दरवाजे की जानब से आवाज़ आई। कैप्टन फयाज चौंक कर मुड़ा। इसके चेहरे पर शदीद तरीन गुस्से के आसार नज़र आने लगे। इमरान तन्हा नहीं था, इसके साथ 5 आदमी और भी थे और इनके जिस्मों पर फौजी वर्दियाँ थीं। तुम यहाँ कैसे? कैप्टन फयाज ने गुस्सैली आवाज़ में पूछा। तुम कमरे से निकल जाओ, इमरान ने कहा। फिर चारों तरफ देखता हुआ अंग्रेज़ी में बोला, जवाद अकरम और दाऊद के अलावा और सब लोग कमरे से चले जाएं। साथ ही इसने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और इनमें से 2 फौजी जवाद अकरम के करीब पहुंच गए। जवाद अकरम संजीदा तरीन आदमी, जो दाऊद के मेहमानों में एक ख़ास किस्म की शख्सियत का मालिक था। वो इस तरह खड़ा था जैसे चंद नासमझ बच्चों में कोई फ़िलासफ़र। हमारा शिकार यही है, इमरान ने इन दोनों फौजियों से कहा, जो जवाद अकरम के इधर उधर खड़े हुए थे। उन्होंने इसके बाजू पकड़ लिए। इस बेहूदगी का मतलब? जवाद इमरान को घूरता हुआ बोला। दिन को नहीं समझ में आएगा। मतलब? इमरान ने सर हिलाकर कहा। तुम तो रात के शहजादे हो ना? दाऊद आंखें फाड़ फाड़ कर कभी इमरान को देखता था और कभी जवाद अकरम को। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जवाद अकरम जैसा आदमी ब्लैकमेलर भी हो सकता है। ब्लैकमेलर भी कैसा? जिसने सारा फ्रांस थराता था, जिसे जनूबी अफ्रीका के बड़े लोग बुरी तरह ख़ाइफ थे। वो इसे आज से नहीं तकरीबन 25 साल से जानता था और दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। दाऊद किसी हद तक इसका एहतराम भी करता था। फयाज, यहाँ से चले जाओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। इस केस का ताल्लुक बराह रास्त महकमा खारजा से है और मुझे तो तुम जानते ही हो कि मैं महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस का चीफ ऑफिसर हूँ। अचानक जवाद अकरम जस्त करके इन दोनों फौजियों के दरमियान से निकल गया और अब भी इसके दोनों हाथों में रिवॉल्वर थे। तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा लो, वो गिराया। फयाज, बाहर जाओ, इमरान ने फिर आंख लगाई। तुम सब बाहर जाओ, जाओ वरना, जवाद अकरम ने कहा और इमरान पर फायर कर दिया। लेकिन इमरान गाफिल नहीं था। वह एक तरफ लड़क गया और गोली फगारो के मैनेजर की रान में लगी। वो चीख मारकर वहीं ढेर हो गया। दूसरे लोग अपने हाथ उठाए हुए एक एक करके बाहर निकलने लगे। पहल फयाज ही ने की। इमरान रेंगता हुआ एक अलमारी की ओट में हो गया। जवाद अकरम लोगों को बाहर जाते देख रहा था। इसकी नज़र इमरान पर नहीं पड़ी। एक एक करके वो सब कमरे से निकल गए। आखिरी आदमी के साथ ही वो दरवाज़ा तक गया। आखिरी आदमी दाऊद का एक मेहमान था। अचानक बाहर से किसी ने फायर कर दिया। कमरे में एक चीख गूंजी। दाऊद का वो मेहमान फर्श पर पड़ा एरिया लग रहा था। बाहर से फिर बेवक्त वक्त कई फायर हुए, लेकिन जवाद ने इतनी देर में एक मेज़ गिराकर पोजीशन ले ली थी। वो भी इसकी आड़ से फायर करने लगा, लेकिन वो इससे बेखबर था कि खुद इसकी मौत आस्ता आस्ता रेंगती हुई इसकी तरफ बढ़ रही है। इमरान बिल्लियों की तरह घुटनों के बल चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। जवाद का एक रिवॉल्वर खाली हो चुका था और इसने इसे फर्श पर डालकर बाएं हाथ का रिवॉल्वर दाहिने में संभाला ही था कि इमरान ने इस पर छलांग लगा दी। रिवॉल्वर जवाद के हाथ से निकल गया और फिर इसे संभलने की मोहलत ना मिल सकी। इमरान ने अपने बाएं कलाई इसकी गर्दन में जमा दी थी और दाहिने हाथ से दाहिनी कनपट्टी पर घूंसे मार रहा था।
कमर पहले ही टांगों में जकड़ी जा चुकी थी। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे कोई केकड़ा अपने शिकार से चिमट गया हो। जवाद हिल भी नहीं सकता था। फिर वो बेहोश हो गया क्योंकि इसकी कनपट्टी पर कमोबेश 1 दर्जन कूंसे पड़ चुके थे। गिरी हुई मेज़ की आड़ होने की बना पर बाहर वालों को इल्म ना हो सका कि अंदर क्या हो रहा है। दफातन इमरान बेहोश मुजरम को फर्श पर छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। सेठ दाऊद, मेरे आदमियों के अलावा और कोई अंदर नहीं आएगा, इसने कहा। इसके 5 साथियों और दाऊद अंदर आ गए। इमरान के कहने पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दाऊद के जिस्म मान के गोली लगी थी ठंडा हो चुका था और फगारों का मैनेजर ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। ये किस कमरे में मुकीम था मिस्टर दाऊद? इमरान ने पूछा। ये इसी का कमरा है, दाऊद बोला। यकीन है आपको? यानी इसका सारा सामान इसी कमरे में है? जी हाँ, ये कमरा इसी के लिए था। वो यहाँ तन्हा रहता था। शुरू हो जाओ, इमरान ने अपने साथियों की तरफ देख कर कहा और उन्होंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इमरान बेहोश मुजरम पर झुक पड़ा और इसने सबसे पहले इसके जिस्म से वो कैमरा अलग किया जिसे वह अपने शाने से लटकाए हुए था। फिर इसकी जैकेट का जिप खींचकर सीना नंगा कर दिया और इस तरह इसके जिस्म को टटोलने लगा जैसे इसे किसी चीज़ की तलाश हो। तकरीबन 2 मिनट तक वो यही करता रहा। फिर इसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बनियान के नीचे इसके सीने पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। वो कुछ इस किस्म की बैंडेज थी जैसे वो इसके सीने या पसली की कोई हड्डी टूट जाने पर की गई हो। जब वो पट्टियाँ इससे ना खुली तो वो इन्हें कलम तराश चाकू से काटने लगा। दाऊद बेहिस्सो हरकत खरा सब कुछ देख रहा था। कभी इसकी बेचैन और खौफजदा आंखें तलाशी लेने वालों की तरफ उठ जाती और कभी इमरान की तरफ, और फिर अचानक ऐसा मालूम हुआ जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगा। ऐसा हो भी जाता मगर इसने बड़ी फुर्ती से गिरी हुई मेज़ का गोशा थाम लिया था। इसकी वजह शायद वो लिफाफा था जो बेहोश मुजरम के सीने पर बंधी हुई पट्टियों के नीचे से बरामद हुए थे। ये वाटरप्रूफ कपड़े के सरबमहर लिफाफे थे और इनकी तादाद 5 थी। हथकड़ियाँ किसके पास है? इमरान ने अपने आदमियों को मुखातब किया। मेरे पास, एक ने कहा। हथकड़ियाँ लगा दो और इसे यहाँ से ले चलो, इमरान बोला। और ये लाश, ये ज़ख्मी, इनके लिए कोतवाली फ़ोन कर दो। तलाशी के लिए सिर्फ 2 आदमी काफ़ी हैं। कैप्टन रेड और लेफ्टिनेंट खान, तुम ठहरोगे? बेहतर जनाब। कमरे से लाश, मुजरम और ज़ख्मी हटाए जा चुके थे और दाऊद दीवार से लगा खड़ा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसके जहन में किसी किस्म की कशमकश सी जारी है। इसके होंठ खुश्क हो गए थे और इनमें निलाहट सी दौड़ गई थी। सेठ दाऊद, इमरान आस्ता से बोला, तुम डर रहे हो? हाँ, मैं डर रहा हूँ, दाऊद ने गुटी गुटी सी आवाज़ में कहा। पहले मेरा राज एक ब्लैकमेलर के कब्ज़े में था और अब वो ऐसे हाथों में पहुँच चुका है कि इसकी पब्लिसिटी भी हो सकती है। मेरे पास तुम्हारा कोई राज नहीं है, इमरान बोला। है मिस्टर इमरान, आपने जो लिफाफे बरामद किए हैं इनमें से यकीनन एक मेरे मामले से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। इनमें से हर एक पर किसी न किसी का नाम तहरीर है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम कहीं नज़र नहीं आया। आदिल करीम, मेरा मतलब है कि इस नाम का भी कोई लिफाफा नहीं है। हाँ है तो, इमरान इसे गोड़ने लगा। जी हाँ, बस वही है, मगर तुम्हारा नाम तो दाऊद है। मेरे छोटे भाई का नाम है। इमरान साहब, 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, दाऊद ने गुलूगीर आवाज़ में कहा और फिर दोनों हाथों से मुंह छुपाए हुए फूट फूट कर रोने लगा। इमरान खामोशी से खरा इसे देखता रहा। फिर आस्ता से बोला, तुम ये लिफाफे ले सकते हो, लेकिन अगर इसने अदालत में इसके मतलब कुछ कहा तो? मैं कुछ नहीं जानता कि क्या होगा। मुझे बचाइए इमरान साहब, मुझसे एक अखलाकी जुर्म सरजद हुआ था, मुझे बचाइए। लिफाफा उठा लो। इमरान ने लिफाफा इसके सामने डाल दिया। दाऊद लिफाफा उठाने के लिए झुका और इसे उठाता हुआ दूसरा हाथ इमरान के पैर पर रख कर बोला, यह पाँव हमेशा मेरी गर्दन पर रहेगा। मैंने इस लिफाफे की कीमत 3 लाख लगाई थी, वो रकम हर वक्त आपकी है। शुक्रिया, इमरान ने कहा। अगर मैं तुम्हारे काम के लिए यहाँ आया होता तो यकीनन ये रकम मेरी होती, मगर मैं खुद इसकी तलाश में था। इसी दौरान में थैली में आ टकराई। नहीं, वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी, दाऊद ने कहा, लेकिन इमरान इसे वहीं छोड़कर कमरे से निकल गया। जनाब, इमरान सर सुल्तान से कह रहा था, अब मेरे पास 3 लिफाफे और हैं, वो भी यहीं की 3 बड़ी शख्सियतों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें इन पर इनके नाम और पते दर्ज हैं। जिस तरह मैंने आपके नाम का लिफाफा खोले बगैर आपके सुपुर्द कर दिया, इसी तरह इन्हें भी, मगर नहीं, बेहतर यही है कि मैं इन्हें नज़र आतश कर दूँ।
मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। सर सुल्तान बोले, मगर अमरान, तुमने इसे पकड़ा कैसे? ये ना पूछे जनाब तो बेहतर है, मुझे इसके लिए एक बहुत ही जलील किस्म की हरकत करनी पड़ी। यानी? उफ, आप पूछ कर ही रहेंगे, लेकिन अगर कहीं वालिद साहब को इसका इल्म हो गया तो मुझे आँख ही कर देंगे। बताओ, नहीं तो मारता हूँ चांटा। मुझे दाऊद की बीवी से वो करना पड़ा। क्या? वही। क्या बकते हो? जी हाँ, इश्क। अमरान शर्मा कर बोला, पता नहीं ये एक्टिंग थी या हकीकत। क्या मतलब? ब्लैकमेलर हर वक्त मवाद की तलाश में रहता है। मैंने सोचा क्यों ना इसी लाइन पर तजर्बा किया जाए। लिहाजा मैंने दाऊद की बीवी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और साथ ही इसका जायज़ा भी लेता रहा कि हम दोनों में कौन ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। पींगें बढ़ती रहीं और एक आदमी साए की तरह हम दोनों के पीछे लगा रहा। ये जवाद अकरम था। फिर परसों इसने छुपकर हम दोनों की तस्वीर ले डाली, जिसमें हम दोनों बेज़ाहिर मुश्तबा हालत में नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी थी कि मैंने इसके हाथ पकड़ लिए थे और वह हंसते हंसते दोहरी होकर मुझ पर झुकी हुई थी। ये तस्वीर इसके लिए बड़ी मुनफ़त बख्श साबित होती। वो दाऊद के साथ ही साथ इसकी बीवी को भी ब्लैकमेल करके बड़ी बड़ी रकमें ईंटना शुरू कर देता। बहरहाल मैं इससे वाक़फ़ था कि तस्वीर लेने वाला जवाद अकरम ही था, क्योंकि वो शुरू ही से हमारा ताक़ब करता हुआ जारियों तक पहुंचा था। फिर अमरान ने अपने इस इश्क की दास्तान तफसील के साथ दोहराई और ख़ामोश हो गया। अमरान, सर सुल्तान संजीदगी से बोले, वल्लाह तुम बला की खोपड़ी रखते हो। भला इसके अलावा और क्या तदबीर हो सकती थी? नहीं जनाब, ये ना कहिए, मैं इसे हर हाल में गिरफ़्तार कर लेता। अगर वो ब्लैकमेलर साबित ना होता तब भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो एक साजिशी भी था। बाज़ बैनुल-अक़वामी सियासी साजिशों में भी इसका हाथ रह चुका है और इसकी तस्वीर इस हैसियत से पहले ही मेरे महकमे के पास पहुंच चुकी थी। आहा आहा, सर सुल्तान मुज़तबराना अंदाज में बोले, अब मामला बिल्कुल साफ़ हो गया। मैं नहीं समझा। वो मुझसे चंद अहम दस्तावेज़ात की नकलें चाहता था और वो दस्तावेज़ात बैनुल-अक़वामी ही नौइयत की हैं। अगर आप ये बात पहले बता देते तो मुझे दाऊद की बीवी से इश्क करके अपनी आक़िबत ना ख़राब करनी पड़ती। ज़रा सोचिए तो, अगर इसने अपना इश्क बराबर जारी रखा तो क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? अल्लाह रहम। मत बको। अमरान ख़ामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, हकीकतन करार इसे पहचानता था, वरना जवाद इसे कत्ल ना करता। इस तरह इसने एक तीर से दो शिकार किए। एक तरफ एक ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया जो इसे पहचानता था और दूसरी तरफ आपको खौफज़दा कर दिया। यानी ज़ाहिर करना चाहा, अगर इसका मुतालबा पूरा ना किया गया तो वो सब कुछ कर गुजरेगा। ज़ाहिर है, जो आदमी दिन दहाड़े एक आदमी को कत्ल करके आपके पाएँ बाग में डाल जाए, वो आपके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। इस तरह इसने आप पर अपना रौब बिठाना चाहा था। फिर फगारो के मैनेजर को फ़ोन कराने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि वो करार को तलाश करता हुआ आपके बंगले तक आए। इतनी देर में लाश यकीनन दरियाफ्त की जा चुकी होगी और वो अपने बयान में ये कहकर करार ने इसे आप ही बंगले से फ़ोन किया था, आप बुरी तरह फंस जाते जनाब। और उल्लू वाली बात तो आप किसी से कह ही ना सकते, क्योंकि इसके पास आपके ख़िलाफ़ कोई ठोस किस्म का मवाद मौजूद नहीं। बिल्कुल यही बात है इमरान। सर सुल्तान एक तवील सांस लेकर बोले, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुज़ार रहूँगा। हाँ, और ये भी सुन लो कि तुम अब महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस से निकल भागने की कोशिश नहीं करोगे। मैं वादा नहीं कर सकता जनाब, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरा दिल चाहता है कि अपने जिस्म ही से निकल भागूं, ख़ुसूसन इस वक्त जब मेरे टेलीफोन की घंटी बजती ही चली जाती है। आहा, खूब याद आया। इस केस की कामयाबी का सेहरा दरअसल इस लड़की के सर है जो मुझे फ़ोन पर बोर किया करती है। सर सुल्तान के अफसार पर अमरान ने वो दास्तान भी शर्मा कर दोहराई और फिर कुछ देर खामोश रहकर बोला, इसने बार बार रिंग करके कुछ ऐसी उधम मचाई थी कि आपके और फगाड़ो के फ़ोन का सिलसिला मेरे फ़ोन से आ मिला। सर सुल्तान बड़ी देर तक हंसते और अमरान को बुरा भला कहते रहे। इनका ख्याल था कि वो शादी ना करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। दाऊद को कभी ना मालूम हो सका कि इमरान ने जवाद अकरम पर किस तरह काबू पाया था। इसने बारहा इमरान से पूछा, लेकिन इमरान हमेशा ये कहकर टाल गया कि वो एक सरकारी राज था और शादा बेचारी तो इमरान का दूसरा रूप देखकर पहले ही सहम गई थी। इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वह इमरान से दोबारा मिलती। लिहाजा इस मज़ाक़ा खेज़ इश्क की दास्तान भी जहाँ तहाँ रह गई।
अलबत्ता वो नामालूम लड़की अब भी इमरान को फ़ोन पर बोर करती रहती और इमरान का ख्याल है कि अगर इसने कुछ दिन और छेड़छाड़ जारी रखी तो वो पागल होकर कुत्तों की तरह भौंकने लगेगा, क्योंकि अक्सर वो इसके कामों में भी हारिज होने लगती है। वैसे अब इमरान ने भी एक नई हरकत शुरू कर दी है। इसने एक कुत्ते का पिल्ला पाल लिया है। जब भी इस नामालूम लड़की का फ़ोन आता है वो कुत्ते के पिल्ले का मुंह माउथ पीस के सामने कर इसकी दूं बेट देता है।